क्या आपने कभी सोचा है कि जोमेटो को कैसे पता है कि आपके लास्ट ऑर्डर्स क्या थे? या फिर यूट्यूब को कैसे पता है कि आपको किस तरीके के वीडियो देखना पसंद है? वेल, ये पॉसिबल है यूजिंग डेटाबेस। और इस डेटाबेस को हम हैंडल करते हैं यूजिंग डीबीएमएस। हाय, दिस इज निगम और आज के वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि डीबीएमएस के जर्नी को। इस सब्जेक्ट को काफ़ी लोग थ्योरेटिकली लेते हैं, काफ़ी हल्के में लेते हैं, बट ये सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको आपके पूरे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जर्नी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। इस सब्जेक्ट को हम थ्योरेटिकली नहीं लेंगे और इस कोर्स के कंप्लीट होने तक हम डीबीएमएस को मास्टर कर चुके होंगे। स्टार्ट करते हैं। तो चलो पहले समझते हैं व्हाट इज डीबीएमएस। अब इससे पहले कि हम ये समझें व्हाट इज डीबीएमएस, हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें जो डेटा है, ये जो डेटा है ये क्या है, राइट? अगर हमें पता ही नहीं डेटा क्या है तो क्या पता चलेगा हमें डेटाबेस क्या है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं डेटा क्या है। डेटा इज नथिंग बट इट इज अ फैक्ट्स एंड फिगर विच कैन बी प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर, बाय ह्यूमन। अगर हम कंप्यूटर के रिलेटेड देख रहे हैं तो ऑब्वियसली फैक्ट्स एंड फिगर्स विच कैन बी प्रोसेस्ड बाय अ कंप्यूटर इज कॉल्ड एज अ डेटा, राइट? और ये डेटाबेस क्या है? अब डेटाबेस इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है? तो मेमोरी स्पेस में कहीं पे हम कलेक्शन ऑफ डेटा को जहाँ पे होल्ड करते हैं, डेटा को कलेक्ट करके रखते हैं, उसे हम डेटाबेस कहते हैं। ओके, अब ये डीबीएमएस क्या है? अगर मैं आसान भाषा में कहूँ, ठीक है, हमारी भाषा में कहूँ, तो डीबीएमएस इज नथिंग बट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि एक यूजर को डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करने का मौका देता है। ओके, ये समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो डीबीएमएस की डेफिनेशन क्या है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा, ठीक है? इंटर रिलेटेड डेटा, ये याद रखना। उसके बाद एंड अ वेरियस प्रोग्राम दैट आर यूज टू हैंडल डेटा। क्या है फिर डीबीएमएस? कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा और कुछ सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो कि हम यूज करेंगे उस डेटा को हैंडल करने के लिए। क्लियर है? तो अब देखो, डीबीएमएस जो है इसका पर्पस यही है कि हम एफिशिएंटली किसी एक डेटाबेस को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सके, वहां से हम डेटा को इजी वे में एक्सेस कर सके, उस पर मॉडिफिकेशन परफॉर्म कर सके, डिलीट, अपडेट, इंसर्ट, ऐसे कुछ ऑपरेशंस है जो कि हम परफॉर्म कर सकें, ठीक है? ये हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें हेल्प करता है करने में। और इसके जो है इसके दो मेन टास्क हैं। पहला जो है वो है कि स्ट्रक्चर डिफाइन करना। ओके, अब इस स्ट्रक्चर को जो है, स्ट्रक्चर का एक स्पेसिफिक वर्ड है जो कि हम देखने वाले हैं, जो कि डीबीएमएस में अगर आपने नहीं समझा तो आपको परेशान करेगा। तो ये हम आगे देखने वाले हैं। इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। दूसरा दूसरा जो है एक ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड करना जो कि हमें हेल्प करे डेटा को मैनिपुलेट करने में। समझ गया डीबीएमएस क्या है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एक डीबीएमएस के, ठीक है? डेटाबेस सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, ये किसी रियल वर्ल्ड एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करना चाहिए। ओके, ये पहला एस्पेक्ट है। दूसरा क्या है? ये एक सिस्टमैटिक मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है, मतलब एक सिस्टमैटिक वे में ये इंफॉर्मेशन को मैनेज करता है। उसके बाद ये क्या करता है? मल्टीपल व्यूज प्रोवाइड करता है किसी एक डेटा को। ये मल्टीपल व्यू क्या है? व्यूइंग ऑफ डेटा क्या है? डेटा को किस तरीके से अलग अलग लेवल पे व्यू किया जाता है वो भी अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है? नेक्स्ट, efficiently and easily implemented for various operation such as insert, delete and updation, ठीक है? मतलब हम आसानी से insert, delete, updation ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। ये डेटाबेस का एक सिस्टम का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद इट मेंटेन डेटा फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है? कोई पर्पस के बिना कोई कुछ क्यों करेगा, राइट? कोई पर्पस होना चाहिए। अगर मैंने स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन स्टोर की है तो कोई उसके पीछे पर्पस होना चाहिए, राइट? ऐसे ही मैं स्टोर नहीं कर सकता। और लास्ट जो है वो है इट शुड रिप्रेजेंट्स लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन रिकॉर्ड एंड डेटा। ओके, जो रिकॉर्ड्स है और डेटा है उसके बीच में कोई ना कोई लॉजिकल रिलेशन होना चाहिए। ओके, रिकॉर्ड क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेरियस डेटा जो कि इंटर रिलेटेड है, उसे हम रिकॉर्ड कहते हैं। और उसके बीच में कोई रिलेशन होना चाहिए कि मैंने स्टूडेंट आईडी को होल्ड किया और स्टूडेंट के एड्रेस को होल्ड किया है, तो वो दोनों का कोई मीनिंग होना चाहिए। ओके,
चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं पर्पस ऑफ डेटाबेस सिस्टम क्या है। ओके, पर्पस यही है कि जो पुराना कन्वेंशनल फाइल सिस्टम था, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रोवाइड किया गया था, उसे रिप्लेस करना। क्यों रिप्लेस करना बोलोगे कि यार क्यों झंझट करना है यार, पहले से ही है ना, हम नॉर्मल टीएक्सटी फाइल में स्टोर कर लेंगे। लेकिन कुछ तो होगा ना, कुछ ड्रॉबैक होंगे उसके, इसलिए हम रिप्लेस कर रहे हैं। क्या ड्रॉबैक्स है वो देखते चलो। तो पहले क्या होता था, पहले जब मानो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नाम की चीज़ नहीं थी, तब हम डेटा को स्टोर करते थे हमारे सिस्टम फाइल्स में। यानी कौन से फाइल, डॉट टी एक्स टी फाइल, राइट, जो टेक्स्ट फाइल होते हैं उसमें हम स्टोर करते थे। इससे प्रॉब्लम क्या होती थी, प्रॉब्लम ये होती थी कि मैंने एक बार जो डेटा स्टोर कर दिया, उसके बाद मैं उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए मुझे बार बार अलग अलग प्रोग्राम लिखने पड़ेंगे। ओके, इसे समझते हैं हम, देखो अच्छे से समझते हैं। मान लो कि एक बैंक है, ठीक है, एक बैंक है जो बोलता है कि मैं अभी स्टार्ट हुआ हूँ, मेरे पास अभी इतने गवर्नमेंट की फंडिंग और सपोर्ट नहीं है, तो मैं बस अभी लोगों को सेविंग्स अकाउंट प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो सेविंग अकाउंट्स में क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, एक मान लो डेबिट क्रेडिट है, दूसरा मान लो विड्रॉ है, तीसरा मान लो स्टेटमेंट है, जो कि है मंथली बेसिस पे। ओके, ऐसे कुछ फीचर्स है, ठीक है। और इस डेटाबेस में आपके नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, ये सब कुछ स्टोर होता है। अब ये बैंक कुछ साल के बाद बोलता है कि यार मैं ना अब थोड़ा ज़्यादा नेशनलाइज हो गया हूँ, मेरे को थोड़ा अब गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल गया है, अब मेरे पास ना करंट अकाउंट की भी फैसिलिटी है। तो अब वो नया एक प्रोग्रामर हायर करेगा, राइट। अब नया प्रोग्रामर क्या करेगा, वो इसमें अपडेट नहीं कर सकता कुछ, उसे वापस से सारे नए प्रोग्राम्स लिखने ही पड़ जाएंगे। देखा कितना बड़ा ड्रॉबैक है कि उसको अब करंट अकाउंट के लिए अलग से सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब देखो, क्रेडिट डेबिट ये फैसिलिटी तो ऑलरेडी सेविंग्स में है, उसे मुझे वापस लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, कस्टमर का नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, ये सब कॉमन होगा। लेकिन फर्क दूसरा क्या होगा, दूसरा क्यों मुझे इसे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि जो करंट अकाउंट है उसमें ऐसी भी तो फैसिलिटी होगी ना कि मैं मंथली स्टेटमेंट नहीं निकालूं, मैं क्वार्टरली निकालूं, राइट। ऐसा भी होगा मैं ईयरली निकालूं। अब ऐसा भी होता है कि हमें सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है, बट हमें करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है। सो देख रहे हो, हमें इन दोनों के लिए अलग अलग एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखने पड़ रहे हैं। तो अब देखते हैं कि हम पर्पस क्या था एग्जैक्टली कि हमें डीबीएमएस की क्यों जरूरत पड़ी। तो सबसे पहले, जैसे कि अर्लियर डेटाबेस में हम सिस्टम फाइल्स यूज करते थे, तो उसके से क्या होता था कि हमें डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखने पड़ते थे डिफरेंट ऑपरेशन के लिए, राइट। जैसे कि एडिशन ऑपरेशन हो गया, अपडेशन ऑपरेशन हो गया, या फिर डिलीशन ऑपरेशन हो गया। हर एक के लिए हमें एक सेपरेट एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। ओके, उसके बाद जैसे कि हम एक नया डेटा ऐड करते हैं हमारी नीड के हिसाब से, वैसे ही एप्लीकेशन प्रोग्राम को लिखना पड़ता है वापस से, राइट। तो ये जो है, ये कुछ जो मेन डिसएडवांटेजेस है किसी डेटा को हैंडल करने के लिए, वो फाइल सिस्टम लाता है, ठीक है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमने डीबीएमएस नाम का कंसेप्ट लाया है, राइट। तो अब देखो, अब क्या है ना, जो टिपिकल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है ना, वो कन्वेंशनल ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है तुम्हें। और अगर हम प्रोसेसिंग सिस्टम को डिस्क्राइब करने की बात करें तो ये डिस्क्राइब किया जाएगा, द सिस्टम दैट स्टोर्स अ परमानेंट रिकॉर्ड इन अ फाइल एंड इट नीड्स डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम टू एक्सट्रैक्ट और ऐड द रिकॉर्ड। ठीक है, या तो एक्सट्रैक्ट या तो ऐड करने के लिए रिकॉर्ड को हमें डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम लगेंगे, राइट। तो चलो अब हम देखते हैं कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। सबसे पहले हम डीबीएमएस के एडवांटेजेस देखते हैं। अब ये जो एडवांटेजेस है डीबीएमएस में, वही हमारे डिसएडवांटेजेस है सिस्टम फाइल्स में, राइट। तो देखो, तो पहला एडवांटेज जो है वो है डेटा रिडंडेंसी को रिमूव करना। अब आप पूछोगे यार ये रिडंडेंसी क्या है, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। ठीक है, मैं बताता हूँ। डेटा रिडंडेंसी यानी कि डेटा का डुप्लीकेट होना, ठीक है। दूसरा जो है, ये यूजर को अलाउ करता है कि जिस तरीके से मुझे डेटा रिट्रीव करना है, जिस फॉर्मेट में रिट्रीव करना है, मैं कर सकता हूं। ओके, तीसरा जो है, ये डेटा को आइसोलेशन प्रोवाइड करता है
ताकि मैं कन्वीनियंटली और एफिशिएंटली मैं डेटा को एक्सेस कर सकूं। देन आफ्टर, डेटा कैन बी एक्सेस्ड एफिशिएंटली यूजिंग द सिंपल क्वेरी लैंग्वेज। ये हम आगे देखेंगे कि क्वेरी लैंग्वेज क्या होता है, ठीक है। तो क्वेरी लैंग्वेज की मदद से हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद डेटा इंटीग्रिटी कैन बी मेंटेन थ्रू कंस्ट्रेंट अप्लाइड टू इट। अब कंस्ट्रेंट क्या है कि अब मैं बोलता हूं कि स्टूडेंट आईडी है, तो अब किसी की भी स्टूडेंट आईडी सेम नहीं हो सकती, यानी कि हर एक की स्टूडेंट आईडी यूनिक होगी। तो ये कुछ मैं कंस्ट्रेंट लगा सकता हूं मैं मेरे डीबीएमएस के ऊपर। ओके, अब अगला जो है एटॉमिसिटी। अब एटॉमिसिटी जो है ये इंश्योर करता है दैट चेंज इन वन टेबल रिफ्लेक्ट द थ्रू आउट द डेटाबेस। मतलब एक टेबल में जो चेंज होगा वो थ्रू आउट द डेटाबेस हमें रिफ्लेक्शन दिखेगा उसका, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है डीबीएमएस अलाउज कॉन्करेंट एक्सेस टू मल्टीपल यूजर थ्रू द सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक। यानी कि एक यूजर बैठा है और एक एप्लीकेशन प्रोग्रामर बैठा है, अब दोनों को एक साथ डेटाबेस में कुछ करना है। अब मुझे मेरी चीज़ों को एक्सेस करना है और एप्लीकेशन प्रोग्राम को कुछ नए डेटाज ऐड करने हैं। तो अब सेम टाइम पे मैं मेरे डेटा भी एक्सेस कर सकता हूँ और वो एप्लीकेशन प्रोग्रामर अपने काम भी कर सकता है। ओके, तो ये था कुछ एडवांटेज अपने डीबीएमएस का। अब डिसएडवांटेज की भी बात करते हैं ना, जहाँ पे अच्छाइयाँ है वहाँ पे बुराइयाँ भी होती है, राइट। तो डिसएडवांटेज क्या है कि डिज़ाइन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। ओके, ये डिफ़िकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है इसकी वजह से। देन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की कॉस्ट आती है, राइट। हमें सेटअप करने का कॉस्ट लगेगा इसे। उसके बाद अगर कोई पार्ट डैमेज हुआ तो मेरे पूरे डेटाबेस पे फर्क पड़ेगा, पूरे डेटा सेट पे फर्क पड़ेगा। या तो ऐसा भी हो सकता है मैं मेरा डेटा लॉस कर दूं, ठीक है। ये कितना बड़ा ड्रॉबैक है, राइट। अब उसके बाद कन्वर्जन कॉस्ट, ठीक है। इफ द करंट सिस्टम इज कन्वीनियंशियल फाइल, तो उसे कन्वर्ट करने का कॉस्ट जाएगा, ठीक है। मुझे डीबीएमए से मतलब जो कन्वीनियंट फाइल में मैंने जो स्टोर किया, सिस्टम फाइल में जो स्टोर किया, उसे कन्वर्ट करने का कॉस्ट आएगा, जो डेवलपर मुझसे कॉस्ट लेगा वो कॉस्ट होगा। ओके, और लास्ट में ट्रेनिंग, मुझे लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, राइट। जैसे कि अभी हम ही सीख रहे हैं डीबीएमएस क्या है, राइट। तो डीबीएमएस हमें सीखना पड़ेगा उसके लिए कि कैसे हैंडल होता है, कैसे क्या होता है, राइट। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। अब हम फाइल सिस्टम के डिसएडवांटेज की बात करते हैं, तो ये क्या है, ये डेटा रिडंडेंसी लाता है। ओके, क्लियर है, यह पॉइंट समझाने की जरूरत है नहीं, राइट। डेटा इनकंसिस्टेंसी को इंट्रोड्यूस करता है, यानी कि क्या, वेरियस कॉपी ऑफ सेम डेटा में लॉन्गर नो मैच। यानी कि डेटा कहीं पे है कहीं पे नहीं है, यानी कंसिस्टेंट नहीं है हमारा डेटा, डेटा काफी ज्यादा डुप्लीकेशन में है। तो ये डेटा इनकंसिस्टेंसी में आता है। उसके बाद डिफिकल्ट इन एक्सेसिंग डेटा। अब मैं कह दूं कि मेरे पास 10,000 बच्चों की इंफॉर्मेशन है और इन 10,000 बच्चों की इंफॉर्मेशन आप फाइल में स्टोर कर दो, नॉर्मल टीएक्सटी फाइल में स्टोर कर दो, और मैं बोलूं कि मेरे को ना इस बच्चे की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप कैसे लाओगे, कितना डिफिकल्ट होगा एक्सेस करने में, करेक्ट। तो ये एक डिसएडवांटेज है। उसके बाद इंटीग्रिटी प्रॉब्लम है इसमें। क्या इंटीग्रिटी प्रॉब्लम है कि डेटा वैल्यू एंटर्ड इन अ डेटाबेस मस्ट फॉल विद इन द स्पेसिफिक रेंज एंड बी ऑफ द सेम फॉर्मेट। मतलब कि हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट के डेटा को एक साथ नहीं कर सकते, ये डिसएडवांटेज है, राइट। उसके बाद एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी मतलब हमने देखा था कि एक जगह पे अगर मैं चेंजेस करूं तो दूसरी जगह पे भी उसके रिफ्लेक्शन दिखने चाहिए। मतलब कि अगर मैंने एक डेटा को डिलीट किया तो दूसरा डेटा उसके अकॉर्डिंगली अपनी जगह पे सेट होना चाहिए। ओके, तो ये जो है ये एटॉमिसिटी प्रॉब्लम भी लाता है। उसके बाद कॉन्करेंट एक्सेस, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स एक साथ एक्सेस नहीं कर सकते, सो दिस इज ऑल्सो डिसएडवांटेज। उसके बाद सिक्योरिटी प्रॉब्लम, कोई भी एक्सेस कर सकता है टीएक्सटी फाइल, मैं भी जाके ओपन कर दूंगा, आप भी जाके टीएक्सटी फाइल ओपन कर दोगे, तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम तो बहुत बड़ा है, राइट। तो देखा हमने कितने सारे डिसएडवांटेज है इसके। अब देखते हैं हम कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। वही सारी है जो हमने अभी एडवांटेज डिसएडवांटेज देखी, वही डिफरेंस है। ये डिफरेंस टेबल इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने ऐड किया है। तो देखो पहला क्या है कि डीबीएमएस में डेटा रिडंडेंसी काफ़ी लेस है। ओके, इसमें डेटा रिडंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है। ओके, उसके बाद सिक्योरिटी प्रॉब्लम जो है हमें कन्वीनियंट फाइल में ज़्यादा मिलेगी और इसमें कम मिलेगी। ओके, मतलब सिक्योरिटी डीबीएमएस की ज़्यादा है और कन्वीनियंशियल फाइल की कम है। ओके, उसके बाद डेटाबेस सिस्टम आर यूज्ड व्हेन सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट्स आर हाई। यानी कि मुझे कहीं पे लिमिटेशंस लगानी है कि अब किसी की
सपोज सैलरी है तो वो जीरो नहीं हो सकती, राइट। अगर कोई जाके मैनिपुलेट कर दे डेटाबेस में कि भाई इसकी सैलरी जीरो हो गई, तो जीरो नहीं हो सकती, राइट। तो मैं सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट लगाऊं कि भाई इस बंदे की सैलरी इतने से इतने रेंज में होनी चाहिए, इसकी सैलरी कभी नल नहीं हो सकती। ओके, तो ये सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट जब हमें लगाना होता है, जब हाई होते हैं हमारे, तब हम ये यूज करते हैं। और इसमें उसका अपोजिट है, राइट। कोई सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट वगैरह हम नहीं लगा सकते बेसिकली इसमें। देन आफ्टर, डेटाबेस सिस्टम डिफाइंस द डेटा इन स्ट्रक्चर्ड मैनर। ठीक है, ये हमें एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में प्रोवाइड करता है डेटा, और ये जो है ये अनस्ट्रक्चर्ड मैनर में प्रोवाइड करता है, और इसमें कोई कोरिलेशन होता है, इसमें आइसोलेशन फॉर्म में होता है डेटा। ठीक है, उसके बाद डेटा इनकंसिस्टेंसी इज लेस। ओके, और इसमें बहुत ज्यादा है। देन यूजर्स इज अननोन टू फिजिकल एड्रेस ऑफ डेटा यूज्ड इन डेटाबेस सिस्टम। यानी क्या, अभी देखेंगे हम। यानी मोटा मोटी बता देता हूँ मैं आपको कि यूजर जो है उसको पता नहीं है डेटा कहाँ पे स्टोर हुआ, कैसे स्टोर हुआ, वो मेरा काम नहीं है। अब मैंने कोई डेटा स्टोर कर दिया, वो मेरा काम नहीं कि मैं किस तरीके से स्टोर किया गया है, कैसे स्टोर किया गया है, वो फिजिकल लेवल पे होगा वो चीज़। ओके, तो इसमें यूजर को टेंशन लेने की जरूरत नहीं कहाँ पे स्टोर हुआ है, कैसे स्टोर हुआ है। ओके, बट इसमें क्या है कि यूजर लोकेट टू द फिजिकल एड्रेस ऑफ द फाइल। अब आपने कोई फाइल स्टोर किया है, सी ड्राइव, डी ड्राइव या कहीं पे भी स्टोर किया, तो आपको लोकेट करना पड़ता है उस लोकेशन पे, राइट। इस केस में देखो कितना कॉम्प्लेक्सिटी आ रहा है। उसके बाद वी कैन रिट्रीव डेटा इन एनी डिजायर फॉर्मेट। हमें जिस फॉर्मेट में चाहिए हम डिजायर फॉर्मेट में रिट्रीव कर सकते हैं। इसमें हम नहीं कर सकते रिट्रीव डिजायर फॉर्मेट में, जैसा मिलेगा वैसा लेना पड़ेगा हमें। ओके, उसके बाद देयर इज एबिलिटी टू एक्सेस द कॉन्करेंटली। अभी देखा था कि मल्टीपल यूजर एक साथ एक्सेस कर सकते हैं, बट इसमें कर सकते हैं क्या, ऐसी कोई एबिलिटी हमें फाइल सिस्टम प्रोवाइड नहीं करता। ओके, सो ये था डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस एंड कन्वेंशनल फाइल सिस्टम। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि है डेटाबेस सिस्टम एप्लीकेशन। इसके एप्लीकेशंस क्या है। तो अगर हम इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो हर एक फील्ड में एप्लीकेशन है, जहां मर्जी लगा लो अपना दिमाग, वहां पे आपको इसका एप्लीकेशन मिलेगा। तो पहला एप्लीकेशन आता है अकाउंटिंग। ठीक है, पेरोल, सैलरीज, फाइनेंशियल रिपोर्ट, टैक्स रिपोर्ट, इन सब में ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेंट्री मैनेज करना हो या सप्लाई चेन मैनेज करना हो, प्रोडक्शन की ट्रैकिंग करनी हो, डेटाबेस काम में आता है। बैंकिंग में कस्टमर का डेटा, ट्रांजैक्शन, लोन, फ्रॉड डिटेक्शन, अभी किस बंदे ने कितनी अमाउंट डिपॉजिट की है, उसमें से उतना लेस करना होगा, उसका अवेलेबल बैलेंस क्या है, वो सब मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स का डेटा मैनेज करने के लिए, कोर्स रजिस्ट्रेशन के लिए, फीस सिस्टम के लिए। ओके, रिजर्वेशन सिस्टम जैसे ट्रेन फ्लाइट हो गई, सीट एलोकेशन करने के लिए और शेड्यूल करने के लिए। देन हेल्थ केयर में क्या होगा, पेशेंट का रिकॉर्ड रखने के लिए, प्रिस्क्रिप्शंस के लिए और हॉस्पिटल एडमिन के लिए। ओके, और लास्ट जो है वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जैसे कि प्रोडक्ट्स का इंफॉर्मेशन रखना, कस्टमर का कार्ट का इंफॉर्मेशन रखना कि कस्टमर ने कार्ट में क्या क्या ऐड किया है, उसके बाद ऑर्डर्स और फीडबैक। ओके, तो ये थे डेटाबेस एप्लीकेशन। अब हम बढ़ने वाले हैं हमारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो चलो बढ़ते हैं हम हमारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ, जो कि है डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ डीबीएमएस। तो इसमें हम दो और चीजें देखेंगे, जो कि है पहला व्यू ऑफ डेटा, और दूसरा व्हाट इज डेटा इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये दो चीजें देखेंगे। डेटा इंडिपेंडेंस में भी दो तरीके के इंडिपेंडेंस होते हैं, वो अभी हमें डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले डेटा एब्स्ट्रैक्शन। हमने एब्स्ट्रैक्शन नाम की कुछ चीज ऐसे सुनी हुई है, राइट, कुछ फेमिलियर साउंड कर रहा है ये, राइट। हमने इसे सी प्लस प्लस में देखा था। सी प्लस प्लस में हमने ये देखा था कि व्हाट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन। अगर हम रिकॉल कर पा रहे होंगे तो हमें पता है कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन ये होता है कि बस रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को दिखाना, और जो अननेसेसरी बैकग्राउंड इंप्लीमेंटेशन है उसे हाइड करना। ओके, तो अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन मींस रिट्रीविंग ओनली रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है, अबाउट द सिस्टम एंड हाइडिंग द बैकग्राउंड डिटेल। डेटा एब्स्ट्रैक्शन का ये मतलब होता है। तो इससे पहले कि हम और डीप डाइव करें डेटा एब्स्ट्रैक्शन के बारे में, हमें यह समझना पड़ेगा कि डेटा का व्यू क्या होता है। ओके, अगर मैं सादे भाषा में कहूँ कि डेटा का व्यू क्या होता है, व्यू ऑफ अ डेटा क्या होता है बेसिकली, सो बेसिकली क्या होता है ना कि हर एक यूजर को हर एक चीज जानने की जरूरत नहीं है, करेक्ट। अब इसे समझने के लिए हम एक बैंकिंग सिस्टम का एग्जांपल लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। ओके, तो अब एक मान लो कि बैंक का ना एक सर्वर है, ठीक है।
यानी कि डेटाबेस पड़ा है उसके पास। तो इस डेटाबेस में वो बैंक क्या स्टोर करता है, वो करता है कस्टमर के इंफॉर्मेशन को स्टोर, राइट। और क्या स्टोर करता है, वो अकाउंट डिटेल स्टोर करता है, ट्रांजैक्शन डिटेल स्टोर करता है, और लोन्स के बारे में स्टोर करता है, और बाकी की चीजें भी स्टोर करता है। तो ये हुआ अपना बैंक का डेटाबेस। ओके। अब देखो इसमें जो है, इसमें सारी जितनी भी पॉसिबल डेटा है वो सारा इसमें स्टोर है। अब मैं हूं कस्टमर इस बैंक का, मान लो निगम जो है इस बैंक का कस्टमर है। अब ये चाहेगा कि मैं मेरी डिटेल्स को देखूं, मेरे बैंक के पास मेरी क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो मैं देखना चाहता हूं, ठीक है। तो मुझे क्या क्या दिखेगा, मुझे बस दिखेगा कि मेरा नेम, अकाउंट नंबर, और क्या दिखेगा मुझे, मुझे लास्ट ट्रांजैक्शंस दिखेंगे, और क्या दिखेगा, डेबिट और क्रेडिट इंफॉर्मेशन, और मुझे मेरा पिन दिखेगा, एटीएम की इंफॉर्मेशन दिखेगी, राइट। ये सारी चीजें दिखेंगी। अब उसी बैंक में कोई एक क्लर्क है, ठीक है, उसे क्या क्या चीजें दिखनी चाहिए, उसे क्या क्या चीजें दिखनी चाहिए, उसे दिखेगा सारे जितने भी कस्टमर है उस बैंक के, ऑल कस्टमर अकाउंट नंबर, ठीक है, सारे कस्टमर का अकाउंट नंबर दिखेगा उन्हें, लोन की इंफॉर्मेशन दिखेगी, ओके। और क्या दिखेगा उन्हें, वो क्या कर सकते हैं, और वो अपडेट कर सकते हैं क्या, आपका एड्रेस, आपकी इन्फो, ओके, आपकी केवाईसी। मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या मैं दूसरे कस्टमर का डेटा देख सकता हूं, करेक्ट, नहीं देख सकता। तो क्या आप देख पा रहे हो कि मुझे जो डिटेल्स दिखनी चाहिए मुझे वही डिटेल्स दिखेगी, जो डिटेल्स बस क्लर्क को दिखनी चाहिए वही डिटेल्स उसे दिखेगी, करेक्ट। तो देख रहे हो एक ही डेटाबेस से मैं कैसे अलग अलग यूजर्स को अलग अलग व्यू प्रोवाइड कर रहा हूं। सो यही है व्यू ऑफ अ डेटा, और यही तो है एब्स्ट्रैक्शन ऑफ डेटा, करेक्ट। किस तरीके से हमने एब्स्ट्रैक्ट किया है डेटा को, कि बस जो मुझे रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन दिखनी चाहिए वही दिखेगी, जो दूसरे व्यूअर को दिखनी चाहिए वही दिखेगी। दिस इज एब्स्ट्रैक्शन ऑफ डेटा। अब ये 3 लेवल के एब्स्ट्रैक्शन होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं वो, फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल और व्यू लेवल। अब ये जो फिजिकल लेवल है इसे हम इंटरनल लेवल के नाम से भी जानते हैं, ये जो एक्सटर्नल लेवल है इसे हम व्यू लेवल कहते हैं, और ये जो लॉजिकल लेवल है इसे हम कंसेप्चुअल लेवल के नाम से भी जानते हैं। और यही जो चीज है ये आपकी ओवरऑल स्ट्रक्चर डिफाइन करती है डीबीएमएस की, ओके। अब यहां पे जो आपको डायग्राम दिख रहा है इसे हम 3 टियर स्कीमा भी कहते हैं। अब ये स्कीमा क्या है, क्या है ये स्कीमा, ये स्कीमा और कुछ नहीं है, जो मैंने आपको कहा था कि हम स्ट्रक्चर को डीबीएमएस में कुछ और भी बोलते हैं तो हम उसे स्कीमा बोलते हैं। अब ये स्कीमा और स्ट्रक्चर क्या है, स्कीमा और स्ट्रक्चर का मतलब यही है कि डिजाइन किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट किया गया है। अगर मैं लेमैन टर्म्स में कहूँ कि किस तरीके से हमने हर एक डेटा को अरेंज किया है लॉजिकली डेटाबेस में, ओके, ये डिजाइन होता है, ओके। तो समझ गया स्कीमा क्या होता है, इसे ही हम स्ट्रक्चर कहते हैं, ओके। तो अब देखो, अब ये जो डायग्राम है ये आपको कंप्लीटली अंडरस्टैंड करनी होगी, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि ये स्ट्रक्चर कैसे है, ओके। तो देखो पहला जो है वो है एक्सटर्नल व्यू, ठीक है, एक्सटर्नल व्यू। दूसरा जो है वो है कंसेप्चुअल व्यू या कंसेप्चुअल लेवल, और तीसरा जो है इंटरनल लेवल या इंटरनल व्यू। तो अगर हम बात करें इंटरनल लेवल की, ठीक है, तो ये बेस्ड होता है फिजिकल लेवल के ऊपर, करेक्ट। और इसे हम लोएस्ट लेवल कहते हैं, लोएस्ट लेवल कहते हैं हम इसे। इसका काम क्या है कि डेटा किस तरीके से स्टोर होगा, डेटा किस तरीके से स्टोर होगा, ये जो है ये हमारा इंटरनल लेवल का काम है, ओके। कंसेप्चुअल लेवल का काम क्या है कि डिजाइन को डिफाइन करना, स्कीमा को डिफाइन करना, ओके। कि अगर मेरे पास रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है और फोन नंबर है, तो किसका है, किसका ये रोल नंबर एड्रेस फोन है, या क्या ये किसी एम्प्लॉय का है, क्या ये किसी स्टूडेंट का है, ये कौन बताएगा, ये बताएगा कंसेप्चुअल लेवल। और लास्ट जो है वो है एक्सटर्नल लेवल, कि कौन सा यूजर क्या चीज देखेगा,
ये डिसाइड की जाती है एक्सटर्नल लेवल पे। करेक्ट, हमको क्लियर हो चुका है ये कंप्लीटली। ठीक है, तो ये क्या बताता है, कंसेप्चुअल लेवल रिलेशन। करेक्ट, ये रिलेशन बताता है किसका, डेटा का क्या रिलेशन है। करेक्ट, इंटरनल लेवल क्या बताता है हमें कि डेटा किस तरीके से कहाँ पे स्टोर हो रहा है। और ये जो इंटरनल लेवल की चीज है ना, ये किस कौन हैंडल करता है, ये करता है अपना डेटा एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है इसको हैंडल करता है कि किस तरीके से कहाँ पे क्या स्टोर करना है। ओके, और एक्सटर्नल लेवल पे चीजें क्या कैसे काम कर रही है वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट व्यू प्रोवाइड करता है। ओके, क्लियर हो गया, आई होप सो। अब एक और चीज मैंने कहा था कि वो हमें समझना है, वो है डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है। क्या होता है ये डेटा इंडिपेंडेंस, क्या है ये इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अब देखो ये 3 टियर जो स्कीमा है इसको समझो पहले। अब इसमें क्या है, व्यू लेवल है, कंसेप्चुअल लेवल है, और तीसरा जो है वो क्या है, अपना फिजिकल लेवल। ओके, तो अब इनके बीच में, ठीक है, एक लॉजिकल और एक फिजिकल इंडिपेंडेंस आता है। ठीक है, लॉजिकल और फिजिकल इंडिपेंडेंस आता है। क्या ये लॉजिकल और फिजिकल इंडिपेंडेंस, ये कुछ भी नहीं है। देखो इंडिपेंडेंस क्या होता है कि अगर मैंने लॉजिकल लेवल पे कुछ चीज की है तो उसका इम्पैक्ट मुझे व्यू लेवल पे नहीं दिखना चाहिए, या फिर उसका इम्पैक्ट व्यू लेवल पे नहीं होना चाहिए। उसे हम कहते हैं लॉजिकल लेवल इंडिपेंडेंस। दूसरा जो है फिजिकल लेवल। करेक्ट, जिस तरीके से हमने लॉजिकल लेवल में देखा था कि लॉजिकल लेवल पर कुछ भी अगर चेंजेस हो रहे हैं तो उसका चेंजेस मुझे व्यू लेवल पे नहीं मिलना चाहिए। सिमिलरली फिजिकल लेवल में अगर मैं कुछ करूं तो उसका कोई भी इफेक्ट मुझे लॉजिकल लेवल पे नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, यानी कि नहीं दिखेगा। सो ये होता है डेटा इंडिपेंडेंस, यानी कि मैंने दूसरे लेवल पे कुछ परफॉर्म किया है बट उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि फिजिकल लेवल पे क्या हो रहा है या फिर लॉजिकल लेवल पे क्या हो रहा है या फिर व्यू लेवल पे क्या हो रहा है। ओके, समझ गया डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है। अगर एक सादे एग्जांपल की मदद से बताओ कि फिजिकल इंडिपेंडेंस क्या होता है, तो अगर मेरे पास एक कंप्यूटर है, अब मुझे उसमें जो डेटा स्टोर है मुझे वो दूसरी जगह पे शिफ्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ का डेटा वहां पे शिफ्ट कर दूंगा। बट इससे क्या कोई फर्क पड़ा, बस मेरा कंप्यूटर चेंज हो गया, बट डेटा में कुछ फर्क पड़ा या लॉजिक में कुछ फर्क पड़ा, क्या मेरा डेटा चेंज हो गया, नहीं ना। सो ये था इंडिपेंडेंस। आई होप आपको एक क्लियर होगा पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं जो कि है डेटाबेस लैंग्वेज। इसे समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और हम इसे काफ़ी ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए आपके सिलेबस में फर्स्ट यूनिट में बस 3 डेटा लैंग्वेजेस दी है, डेटाबेस लैंग्वेजेस दी है, जो कि है DDL, DML और DCL। दो और होते हैं, एक होता है TCL और दूसरा जो होता है वो होता है DQL। तो TCL और DQL जो है वो हम अगले यूनिट में ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए उसका अगर फुल फॉर्म में बताऊँ तो DQL होता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज और TCL होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि डेटाबेस लैंग्वेजेस क्या होते हैं। ठीक है, डेटाबेस लैंग्वेजेस ऐसा नहीं है कि जैसे C++, पाइथन, जावा ऐसे अलग अलग लैंग्वेज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये है कि बस हम जो DBMS पे कुछ परफॉर्म करते हैं, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो किस लैंग्वेज से पास होता है, वो बस इतना है। ठीक है, तो देखो ये 3 टाइप के दिए हुए हैं। पहला जो है वो है DDL। DDL का फुल फॉर्म क्या होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसका काम क्या है, डेटा डेफिनेशन यानी कि डिफाइन करना कि स्ट्रक्चर क्या होगा मेरा। ओके, लॉजिकल लेवल पे अभी मैंने बताया था कि हम डिफाइन करते हैं किस तरीके से। ठीक है, तो यानी कि ये स्कीमा को डिफाइन करता है। ओके, समझ गया। देखो इसमें कौन कौन से कमांड्स आते हैं, इसमें क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ये कुछ कमांड्स है जो कि इसमें आते हैं। और ये किसके कमांड्स हैं, ये कमांड है आपके SQL के। ठीक है, क्लियर हो गया DDL क्या होता है। अब DML समझते हैं। DML क्या है, DML इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यानी कि ये डेटा को मैनिपुलेट करने के काम में आता है। इसके बेसिक ऑपरेशंस क्या है, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये जो है इसके ऑपरेशंस है। और इसके 2 टाइप होता है, एक प्रोसीजरल और डिक्लेरेटिव। तो प्रोसीजरल में हम क्या फोकस करते हैं, व्हाट एंड हाउ। ठीक है, ये 2 चीजें फोकस करते हैं और बस हम डिक्लेरेटिव में ओनली व्हाट को फोकस करते हैं। अब नेक्स्ट जो है
वो है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज से मुझे क्या समझ में आ रहा है कि हम किसी को परमिट करते हैं कि क्या आप वो डेटा एक्सेस कर सकते हो, क्या आप जो डेटा देख रहे हो आप उसके वर्थ हो, यानी कि मैं एज अ यूजर मुझे क्या सही डेटा मिल रहा है। ठीक है, ये डेटा कंट्रोल लैंग्वेज का काम है। इसमें आता है ग्रांट, रिवोक, ये जो है ये इसके कुछ कॉमन कमांड्स। अब हम आते हैं डेटा मॉडल की तरफ। ओके, डेटा मॉडल काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हमें जो सिलेबस में दिया है हम वो सारे मॉडल्स को भी समझेंगे। तो डेटा मॉडल्स क्या है? डेटा मॉडल्स इज नथिंग बट कंसेप्चुअल टूल है जो कि डिस्क्राइब करता है डेटा रिलेशनशिप अमंग डेटा, सिमेंटिक्स एंड कंस्ट्रेंट्स। ये चीज़ों जो है ये हमारा डेटा मॉडल डिफाइन करता है। यानी कि क्या? सिमेंटिक्स का मतलब होता है मीनिंग, डेटा जो कुछ भी हम स्टोर करने वाले हैं उनके बीच का रिलेशन, और दूसरा कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या? कोई लिमिटेशन, कि किसी की एज नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये कोई कंस्ट्रेंट है। ओके, सो ये हमें डेटा मॉडल डिस्क्राइब करता है यूजिंग कंसेप्चुअल टूल्स। अब आगे देखो कौन कौन से टाइप के दिए आपके सिलेबस में। रिलेशनल मॉडल, एंटिटी रिलेशनल मॉडल, ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल, सेमी स्ट्रक्चर डेटा मॉडल, हायरार्किकल डेटा मॉडल और नेटवर्क मॉडल। ये कुछ मॉडल्स दिए, हर एक को डिटेल में समझते हैं एक एक करके। तो पहला जो आता है वो है रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल का मतलब क्या है कि कोई रिलेशन होगा डिफरेंट डेटा के बीच में या डिफरेंट टेबल्स के बीच में। अब डीबीएमएस में हम जो डेटा स्टोर करते हैं, जो हमें दिखता है कि डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, वो हमें डीबीएमएस में कुछ इस तरीके से दिखता है कि हम टेबल फॉर्मेट में डेटा को स्टोर कर रहे हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ सीक्वल डेटा की, मैं नॉन सीक्वल डेटा की बात नहीं कर रहा हूँ। हम वो भी देखेंगे कि मोंगो डीबी जैसे नॉन सीक्वल डेटाबेस को हम कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे उसमें डील करते हैं, किस किस तरीके से उसमें डेटा स्टोर होता है। ओके, तो सबसे पहले रिलेशनल मॉडल की अगर मैं बात करूँ तो ये जो टेबल है इन्हीं को हम रिलेशन कहते हैं। ओके, बेसिकली ये जो टेबल है ये एज अ रिलेशन हम ट्रीट करते हैं, मतलब इस टेबल और इस टेबल के बीच में कोई रिलेशन होगा। ठीक है, हर एक रो जो है कोई ना कोई डेटा होल्ड करता है, और हर एक कॉलम एक स्पेसिफिक टाइप का डेटा स्टोर करता है। जैसे कि यहाँ पे सीट नंबर और नेम स्टोर किया गया है, और यहाँ पे सीट नंबर और मार्क्स स्टोर किया गया है। ठीक है, जैसे कि अब समझो कि एक टेबल है जो कि जब एडमिशन हो रहा था, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया, तब उसका एक टेबल बनाया गया कि इस बच्चे ने एडमिशन लिया है, और उसके जो एड्रेस, फ़ोन नंबर, बाकी के डिटेल्स है वो इंसर्ट किए। अब उनकी एग्ज़ाम होती है और फिर एक नया टेबल क्रिएट किया जाता है, ठीक है, जिसमें उनके मार्क्स स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, तो मैंने इस टेबल में ना स्टोर करके वो इन्फॉर्मेशन एक अलग टेबल क्रिएट की है, बट इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है ना, कि ये जो स्टूडेंट है इनकी ही इन्फॉर्मेशन ये, करेक्ट, तो इनके बीच में रिलेशन होता है। अब देखो इसके एडवांटेजेस क्या है। ये एक स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस दर्शाता है। ओके, दूसरा जो है कंसेप्चुअल सिंप्लिसिटी होती है इसमें। ओके, तीसरा जो है इजी क्वेरीज होते हैं इसमें। ठीक है, हम क्वेरीज को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में देखने वाले हैं नेक्स्ट यूनिट में, सो तब हम ज़्यादा और डिटेल में जाएंगे। और चौथा जो एडवांटेज है वो है इजी डिज़ाइन एंड मेंटेनेंस। देन इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें अगर हम, तो नीड्स पावरफुल हार्डवेयर, स्ट्रॉन्ग हार्डवेयर लगते हैं, सो दैट इज़ अ डिसएडवांटेज। स्लो प्रोसेसिंग है इसकी, ओके, जो कि टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो सकता है। उसके बाद पुअर डिज़ाइन, यानी कि पुअर परफॉर्मेंस मिलेगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं जो कि है एंटिटी रिलेशनशिप। इसे हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल में देखने वाले अगले पार्ट में, बट अभी हम देखेंगे कि बेसिकली एंटिटी रिलेशनशिप क्या होता है। एंटिटी रिलेशनशिप यानी कि कोई एंटिटी है उसके बीच में रिलेशनशिप है। ओके, सो कुछ एंटिटीज होते हैं, उनके रिलेशनशिप डिफाइन करने के लिए हम ईआर मॉडल यूज करते हैं। ओके, और ये जो हम विजुअलाइज करते हैं वो हम ईआर डायग्राम की मदद से करते हैं। अब ये यहाँ पे डायग्राम जो आपको दिख रही है उसमें देखो एक एम्प्लॉय नाम की एंटिटी है और डिपार्टमेंट नाम का एक दूसरा एंटिटी है, और इसमें एट्रीब्यूट्स नाम की चीजें होती है जो कि उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन बताती है, उस एंटिटी के बारे में और इन्फॉर्मेशन बताती है। जैसे कि इंप्लॉय के बारे में उसकी इंप्लॉय आईडी, इंप्लॉय नेम और सैलरी जो है और भी इंफॉर्मेशन बता रही है, और डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट आईडी और नेम और भी इंफॉर्मेशन बता रही है। तो यहाँ पे जो आपको डायमंड दिख रहा है, ठीक है, तो ये इनके बीच का रिलेशनशिप डिफाइन कर रहा है यहाँ पे। ओके, क्लियर हो गया होगा एंटिटी रिलेशनशिप क्या होता है, इसे हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में।
ओके, इसके अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो ये सिंपल एंड लॉजिकल होता है। ओके, इजी टू अंडरस्टैंड होता है और ये एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है डिफरेंट एंटिटीज के बीच में। और लास्टली ये इजी टू कन्वर्ट होता है टू रिलेशन। ठीक है, हम इजीली रिलेशनल मॉडल से ईआर मॉडल में शिफ्ट हो सकते हैं, वाइस वर्सा। ओके, इसके अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें कि इसमें कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ एट्रीब्यूट्स मेंशन नहीं करते क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उससे क्या हो सकता है, डेटा लॉस हो सकता है। देन लिमिटेड रिलेशनशिप टाइप्स। ठीक है, इसमें भी लाइक हर एक रिलेशनशिप डिफाइन करना नहीं पॉसिबल है क्योंकि हमें बस वही नेसेसरी चीज़ें दिखानी होती है जो इंपॉर्टेंट है। देन नो डेटा मैनिपुलेशन, एक बार हमने डिफाइन कर दिया, डेटा मैनिपुलेशन में प्रॉब्लम होगी, पूरा ईआर डायग्राम चेंज हो जाएगा, राइट। उसके बाद नो स्टैंडर्ड नोटेशन, कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है। ओके, इसका तो वो भी एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट इज योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा मॉडल। तो पहले देखते हैं व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या है, राइट, कि उसकी जो चीज़ें है वो ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के अराउंड रिवॉल्व करेंगी। ओके, सो इसमें बेसिकली ये कॉम्बिनेशन होता है अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के साथ रिलेशनल मॉडल का। ओके, सो दिस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल। ये आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है ये दोनों मॉडल, सो इसलिए मैंने इन दोनों को साथ में लिया है। इसके अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो ये रियल वर्ल्ड मॉडलिंग की तरफ जाता है, राइट। हमने जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी थी तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि वो जो है जितना रियल वर्ल्ड से कनेक्ट हो सके वो उतना कनेक्ट होता है। सिमिलरली ये मॉडल भी रियल वर्ल्ड से ही कनेक्ट होता है। ठीक है, रीयूजिबिलिटी कैसे, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, ऐसे कुछ कंसेप्ट है जिसकी वजह से हमारी रीयूजिबिलिटी बढ़ती है। सिमिलरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड डेटा मॉडल में भी सेम चीज़ होती है। इसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, सपोर्ट स्कीमा इवोल्यूशन। ठीक है, स्कीमा के इवोल्यूशन को सपोर्ट करता है, यानी कि मैंने जो डिफाइन किया उस इवॉल्व करूँ कुछ तो मैं कर सकता हूँ। उसके बाद नो यूनिवर्सल मॉडल, इसका डिसएडवांटेज है, इसका कोई यूनिवर्सल मॉडल नहीं है। ठीक है, दूसरा जो है वो है लेस इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, इसमें ज़्यादा किसी को इंडस्ट्री एक्सपीरियंस नहीं है, सो दैट इज़ वन डिसएडवांटेज। देन इसका डिज़ाइन जो है कॉम्प्लेक्स होता है। सेमी स्ट्रक्चर पे आते हैं आप, ये जो है ये कोई स्ट्रिक्ट स्कीमा नहीं है कि चीज़ें ऐसी ही होनी चाहिए। जैसे हमने रिलेशन में देखा था कि दोनों के बीच में कोई रिलेशन होता है, एंटिटी में हम एंटिटी के रिलेशंस को दर्शाते हैं, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम ऑब्जेक्ट्स के थ्रू क्लासेस और उनके बीच का सारा रिलेशनशिप जो कुछ भी होता है वो डिफाइन करते हैं। बट इसमें कुछ ऐसा नहीं है, इसमें हम एक्सएमएल, ठीक है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज जिसे हम बोलते हैं, और जेसॉन, इसे हम यूज करते हैं। ठीक है, इस मॉडल को इंप्लीमेंट करने के लिए। इसके एडवांटेज की बात करूँ तो इसका स्कीमा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ये पोर्टेबल है, और डील फॉर वेब डेटा, मतलब वेब एप्लीकेशन में ज़्यादा काम में आता है। आपने कभी वेबसाइट बिल्ड की होगी तो आपको पता होगा कि जब हम चीज़ों को ईजी वे में ट्राई करते हैं तो हम जब प्रोफेशनली डेटाबेस की तरफ नहीं जाते तो हम तब जेसॉन फाइल का यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम डेटा को एक डिक्शनरी फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं। अब ये डिक्शनरी फॉर्मेट क्या होता है, डिक्शनरी फॉर्मेट कुछ नहीं, कीज और वैल्यूज के पेयर में स्टोर करता है डेटा को। ओके, इसके डिसएडवांटेज की बात करूँ तो एक ही है, वो है स्लो क्वेरी प्रोसेसिंग। ओके, अब अगला जो है वो है हायरार्कल मॉडल। हायरार्कल मॉडल को अगर मैं समझूँ तो आप इसको ट्री की तरह समझो। ठीक है, हमने डेटाबेस में जो ट्री समझा था, आप उसको इसकी तरह समझो। अब ट्री क्या होता है, ट्री एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि हायरार्कल मॉडल को दिखाता है, राइट। सो एक पेरेंट होता है, उसके मल्टीपल चिल्ड्रंस होते हैं, यही है हायरार्कल मॉडल। ओके, जैसे कि यहाँ पे समझो एक यूनिवर्सिटी है, उसमें कोर्स है और स्टूडेंट्स है। ठीक है, ये दोनों एक लेवल पे है। ठीक है, स्टूडेंट्स जो है वो कुछ कोर्स सिलेक्ट करेंगे और ये कोर्स कौन पढ़ाएगा, प्रोफेसर्स, और वो क्या करेंगे, इस कोर्स के रिलेटेड प्रोजेक्ट देंगे। ठीक है, तो ये होता है हायरार्कल मॉडल। इसमें जो है इसमें हम लॉजिकल ग्रुपिंग कर पाते हैं। इसका एक एडवांटेज है कि हम इसमें लॉजिकल ग्रुपिंग करते हैं और क्लियर हायरार्की हमें पता होता है कि जैसे अभी स्टूडेंट टीचर का कैसे हायरार्कल लेवल जा रहा है। ठीक है, स्टूडेंट है, उसके ऊपर टीचर है, उसके ऊपर फिर प्रिंसिपल है, सो ऑन, ऐसे हायरार्की फॉलो होती है, राइट। अब देखो इसके डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूँ तो मस्ट ट्रैवल्स फ्रॉम रूट, हमें रूट से कभी भी नीचे की तरफ जाना पड़ेगा, करेक्ट। अगर मुझे प्रोजेक्ट तक भी जाना है तो मैं पहले यूनिवर्सिटी को देखूंगा, फिर कोर्स, फिर प्रोजेक्ट में जाऊंगा। ओके, इसका डिसएडवांटेज है। पेरेंट की डिपेंडेंसी है। ठीक है, पेरेंट की डिपेंडेंसी है, क्या है डिपेंडेंसी, कि
प्रोजेक्ट जो है वो डिपेंडेंट है कोर्स के ऊपर, प्रोफेसर जो है वो कोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, स्टूडेंट जो है वो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, अब देखो इट कांट हैंडल एम रेशो एन, यानी क्या, ये हम पढ़ेंगे अभी एंटिटी रिलेशनशिप में कि मैनी वन मैनी मैनी रिलेशनशिप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को हैंडल नहीं कर सकता। ओके, दूसरा जो है ये डेटा रिडंडेंसी को इंट्रोड्यूस करता है, यानी डुप्लीकेशन ऑफ डेटा हो सकता है इसमें। ओके, अब आगे बढ़ते हैं जो कि है नेटवर्क मॉडल, और ये लास्ट मॉडल है अपना। ओके, नेटवर्क मॉडल में क्या है कि हम इसे ग्राफ स्ट्रक्चर की तरह समझते हैं। जिस तरीके से हमने हायरार्किकल मॉडल को ट्री स्ट्रक्चर के मदद से समझा था, वैसे हम इसे नेटवर्क मॉडल को ग्राफ स्ट्रक्चर की मदद से समझेंगे, यानी कि इनके बीच में एजेस और वर्टाइसेस के बीच में एजेस प्रेजेंट होते हैं। ओके, देखो अब इसमें क्या होता है ना, चिल्ड्रंस कैन हैव मल्टीपल पेरेंट्स। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रोजेक्ट जो है वो कोर्स का चिल्ड्रन है और स्टूडेंट का भी चिल्ड्रन है। ओके, समझ गए। देखो इसका अगर मैं एडवांटेज की बात करूँ तो हैंडल कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, ये कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है। देन इट प्रोवाइड्स फास्टर एक्सेस, स्ट्रॉन्ग डेटा इंटीग्रिटी। ओके, ये इसके एडवांटेज है। और डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूँ तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, डिफिकल्ट ऑपरेशंस एंड पॉइंटर मैनेजमेंट करना पड़ता है, राइट, किसका किसके साथ कैसे नेटवर्क कनेक्टेड। ओके, तो ये थे हमारे कुछ डेटा मॉडल्स जो कि हमने पढ़ लिया है, और यहाँ तक हमने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कवर किए। ठीक है, अब अगला एक लास्ट टॉपिक बचा है जो कि है आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस, तो उसे भी अब हम कवर करते हैं और हमारा पार्ट 1 यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। तो चलो अब डिस्कस करते हैं आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस। सबसे पहले आपको ये डायग्राम देख के घबराना नहीं है, काफ़ी इजी है, बस हमें समझना है किस कंपोनेंट का क्या काम है। यहाँ पे हम ये भी जानेंगे कि कितने टाइप्स के यूज़र होते हैं और एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का क्या काम होता है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो सबसे पहले अगर हम ये डायग्राम देखें तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर का लेवल है, ठीक है, ये होता है आपका एप्लीकेशन इंटरफेस। ओके, इसका काम क्या है, ये बस आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है थ्रू डीबीएमएस कि आप डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर पाओ। उसके बाद आपको नीचे जो दिख रहा है वो है आपका डिस्क स्टोरेज। ओके, और ये बाकी के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसके बारे में आपके यूनिवर्सिटी के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि एक्सप्लेन क्वेरी प्रोसेसर एंड स्टोरेज मैनेजर। ठीक है, तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है कि ये कैसे काम करता है, कैसे उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर डिफाइंड है। तो सबसे पहले ऊपर में आता है डेटाबेस यूजर्स। ठीक है, यानी कि जो यूजर्स है वो सबसे हायर लेवल पे रहता है। तो देखो इसमें कौन कौन आता है, नावी यूजर। ठीक है, ये यूजर जो है ये प्री रिटन प्रोग्राम्स के थ्रू डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है, समझा, पहला यूजर कौन होता है, नावी यूजर होता है। ये बेसिकली इंटरेक्ट करता है आपके डेटाबेस के साथ थ्रू प्री रिटन प्रोग्राम्स। ठीक है, उसी को हम एप्लीकेशन इंटरफेस भी कहते हैं। देन आता है आपका एप्लीकेशन प्रोग्रामर। इसका काम क्या है, इसका काम है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम्स लिखना। ठीक है, जो कुछ भी बाकी के प्रोग्राम्स है, जैसे कि हमने डीएमएल या फिर डीडीएल देखा, तो वो सारे जो प्रोग्राम्स है, अगर मुझे कुछ मैनिपुलेशन ऑपरेशन करना है तो वो कौन लिखेगा, वो लिखेगा अपना एप्लीकेशन प्रोग्रामर। उसके बाद आता है सोफिस्टिकेटेड यूजर। ओके, सोफिस्टिकेटेड यूजर का क्या काम है, अब ये बिना प्रोग्राम लिखे यूजिंग क्वेरी टूल्स ये डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकता है। ओके, इंटरेक्ट कर सकता है। उसके बाद लास्ट जो आता है वो होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये हैंडल करता है आपके स्टोरेज मैनेजर और डिस्क मैनेजर के बीच का रिलेशनशिप। ऑल्सो ये हैंडल करता है आपके लॉजिकल लेवल को। ठीक है, तो अब देखो ये भी क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेटर टूल के मदद से इंटरेक्ट करता है। तो अब सबसे पहले अगर हम क्वेरी प्रोसेसर की बात करें तो क्वेरी प्रोसेसर में होता है डीडीएल इंटरप्रेटर। ओके, दूसरा जो होता है वो होता है डीएमएल क्वेरीज। डीएमएल क्वेरीज का फुल फॉर्म क्या होगा, डेटाबेस मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्वेरी। ठीक है, जो भी मैनिपुलेशन लैंग्वेज के लिए क्वेरीज हम लिखते हैं वो आते हैं डीएमएल में। ओके, उसके बाद कंपाइलर और लिंकर होता है। डीएमएल कंपाइलर होता है, ठीक है, एंड ऑर्गेनाइजर होता है। क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन होता है इसमें। ठीक है, वो हम देखेंगे कि किस तरीके से वो फ्लो चलता है। और दूसरा जो होता है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड होता है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब समझो कि डीडीएल इंटरप्रेटर क्या करता है।
डीडीएल इंटरप्रेटर क्या करता है, आपके जितने भी डीडीएल स्टेटमेंट्स है, ठीक है, उसको वो डेटा डिक्शनरी के थ्रू इंटरप्रेट करता है। ओके, बेसिकली दिस इज अ ट्रांसलेटर, एक तरीके का ये ट्रांसलेटर होता है। ओके, उसके बाद आता है आपका डीएमएल क्वेरीज। इसका काम क्या है कि जो भी डीएमएल स्टेटमेंट्स है, डीएमएल जो स्टेटमेंट्स है उसको वो प्रोसेस करता है और वो इवैल्यूएशन प्लान की तरफ बढ़ाता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका क्वेरी इवोल्यूशन इंजन। जो कुछ भी डीएमएल कंपाइलर जो क्वेरीज को कंपाइल करता है मशीन कोड में, वो जाता है आपके क्वेरी इवोल्यूशन इंजन में। और ये क्या करता है, ये लो लेवल का एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है ताकि जो हायर लेवल पे यूजर ने जो कुछ भी क्वेरीज दी है वो डीबीएमएस के थ्रू डेटाबेस को एक्सेस कर सके। तो अब समझते हैं हम स्टोरेज मैनेजर को। इसके जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है वो है बफर मैनेजर, फाइल मैनेजर, ऑथराइजेशन एंड इंटीग्रिटी मैनेजर और ट्रांजेक्शन मैनेजर। अब एक एक को समझते हैं। बफर मैनेजर जो है, इसका काम क्या है, जो कोई भी डेटा है आपका डेटाबेस में स्टोर, उसको वो मेन मेमोरी में लोड करने के लिए पहले से ही कैशे करके रखता है। ओके, दूसरा जो है फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर का काम इतना ही है कि कौन सा डेटा कहाँ पे स्टोर होना है, कैसे स्टोर होना है, ये फाइल मैनेजर का काम है। ओके, उसके बाद ऑथराइजेशन एंड इंटीग्रिटी मैनेजर ये इंश्योर करता है कि क्या जो यूजर डिमांड कर रहा है, क्या ये वो चीज उसके लिए एब्स्ट्रैक्टेड है। ये चीज ऑथराइजेशन एंड इंटीग्रिटी मैनेजर इंश्योर करता है। और तीसरा जो होता है ट्रांजेक्शन मैनेजर, ये क्या करता है, ये बेसिकली इंश्योर करता है कि डेटाबेस रिमेन इनकंसिस्टेंट डिस्पाइट ऑफ सिस्टम फेलियर एंड कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन, एग्जीक्यूशन प्रोसीड विदाउट कॉन्फ्लिक्टिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो कुछ भी सिस्टम फेलियर हो उसके डिस्पाइट हमारा जो डेटाबेस है वो इंटैक्ट होना चाहिए। ओके, ये इंश्योर करता है अपना ट्रांजेक्शन मैनेजर। और अगर हम डिस्क स्टोरेज की बात करें तो डिस्क स्टोरेज में हमें प्रोवाइड किया जाता है इंडाइसेस, डेटा, डेटा डिक्शनरी और स्टैटिस्टिकल डेटा। अपना डेटा जो है ये वो जगह है जहां पे हमारा एक्चुअली डीबीएमएस में डेटा स्टोर होता है। इंडाइसेस क्या करता है, इंडाइसेस हमें एक क्विक एक्सेस प्रोवाइड करता है इन डेटा को एक्सेस करने के लिए। ओके, और डेटा डिक्शनरी हमने देखा था कि डीडीएल क्या करता है, डेटा डिक्शनरी में हमारे डीडीएल कमांड्स को यूज करके इंटरप्रेट करता है। राइट, ओके, तो ये था आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस। और हमारे डेटाबेस मैनेजर का यही रोल है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का यही रोल है कि वो जो है ये स्टोरेज मैनेजर लेवल पे और क्वेरी प्रोसेसर लेवल पे जो कुछ भी चीज़ है उसको वो इंटैक्ट रखे। और ये ऑथराइजेशन हो गया, ट्रांजेक्शन हो गया, फाइल मैनेजिंग हो गया, बफर मैनेजिंग हो गया, ये सब वो हैंडल करे। ओके, तो ये था अपना आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस। आई होप कि आपको हर एक चीज़ समझ में आई होगी, हर एक कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम डिस्कस कर रहे होंगे ईआर मॉडल के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में। ओके, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।